जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स का थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे कॉम्पिटिटिव इवैल्यूएशन एंड स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के इस वीडियो में हाउ टू डू ए कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। अगर हम लोगों का जो कॉम्पिटिटर है तो वो कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उस कॉम्पिटिटर पर हम नज़र बना करके कैसे अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमर तक अधिक से अधिक सेल कर सकते हैं, उन सारे चीज़ों पर एनालिसिस करना है अपने प्रतिद्वंदी पर। तो मेरे प्यारे साथियों, इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी देख सकते हैं, मान लीजिए कि ए क्या है, एक मान लेते हैं शहर है। यहाँ पे क्या है, तो शहर नहीं है बल्कि यहाँ पे एक गांव है, यहाँ पे कोई विलेज है, गांव है। ठीक है, अब इस गांव में रह रहे हैं लोग। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं है क्या, हरिद्वार जहाँ पे लोगों को गंगा स्नान करने जाना है। तो अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई बिजनेसमैन है, तो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि लोगों को जो नीड है, लोगों को गंगा स्नान करने जाना है अपने पापों को धोने के लिए। तो लोगों की जो ज़रूरतें हैं कि यहाँ से मान लेते हैं उसके गांव से 100 किलोमीटर दूर हरिद्वार है, तो एंटरप्रेन्योर जो होगा वो इस समस्याओं को देखेगा और यहाँ पे उसको अपना बिजनेस तलाश करेगा। और वो क्या करेगा, तो मान लेते हैं लोगों को जाना है यहाँ पे, तो वो अपना एक कार लॉन्च करेगा और कहेगा लोगों को कि आप इस कार में बैठिए और मैं आपको गंगा स्नान कराने ले चलूँगा। मतलब एंटरप्रेन्योर जो है, बिजनेसमैन जो है, उसने लोगों की आवश्यकताओं को देखा और उस आवश्यकताओं को या फिर प्रॉब्लम को, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक सर्विस प्रोवाइड किया और उसने कार की सेवा प्रदान की इन सारे लोगों को गंगा स्नान करवाने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, उससे क्या हुआ, जो तीर्थ में स्नान करना चाहते हैं, जो पुजारी हैं, उनके यहाँ पे समस्याएं थी, उसे दूर इसने किया, साथ में वो बेनिफिट भी लेगा। उनके जो भी आत्मसंतुष्टि करना है कस्टमर को, वो तो उन्होंने क्या ही किया, उनके समस्याओं को भी दूर किया और इसके बदले में इन्हें लाभ भी प्राप्त हुआ। तो इन्हें ये जो बिजनेस है वो यहाँ पे हुआ, बिल्कुल हुआ, बिजनेस हुआ। और साथ ही साथ मेरे प्यारे साथियों, ये आप ही यहाँ पे अकेले नहीं है। अब मान लेते हैं आपको देख करके यहाँ पे बहुत फ़ायदा हुआ आपको, ठीक है, तो कोई अदर कंपटीटर भी होगा, अदर एंटरप्रेन्योर जो भी होगा, वो भी अपना कार यहाँ पे भेजना स्टार्ट कर देगा। वो भी लोगों को कहेगा कि चलिए मैं भी कम दाम में या फिर इसी प्रकार के सुविधाएं दे करके आपको तीर्थ यात्रा करवाता हूँ। इसी प्रकार से मान लेते हैं आप जो थे वो कार में ही टाटा का कार उपयोग कर रहे हैं, कोई आपका और कंपटीटर है वो क्या करेगा, तो मान लेते हैं टोयोटो का उपयोग किया कार, कोई और कंपटीटर है वो कार की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो मान लेते हैं मारुति सुजुकी का प्रोवाइड कर रहा है। तो आप जो थे टाटा का कार उपयोग करके सेम सर्विस तीर्थयात्रियों को प्रोवाइड कर रहे थे, वही काम आपका कंपटीटर जो टोयोटो वाला कार है वो हो गया और मारुति सुजुकी वाला कार है वो आपका कंपटीटर हो गया। तो यही आपके ही सिमिलर प्रकार के व्हीकल का उपयोग करके वही एरिया में आपका मतलब कस्टमर के नीड को जो विपक्षी प्रतिद्वंदी प्रोवाइड कर रहा है वो आपका कंपटीटर हो गया। और उस कंपटीटर को बोलते हैं डायरेक्ट कंपटीटर, डायरेक्ट कंपटीटर बोलते हैं। और मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, और कंपटीटर होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट कंपटीटर। तो इनडायरेक्ट कंपटीटर क्या हो गया, तो जैसे मान लेते हैं ये जो आपका टाटा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया और क्या है टोयोटो हो गया, ये सभी कार के सर्विस से ही सिमिलर प्रकार के ही वाहन है, क्या है, कार है। फीचर्स इसका अलग हो सकता है किसी में एसी, फैन, ये सब लगा हुआ हो, कोई है जो तीर्थयात्री को गाना बजा कर ले जा रहा हो, तो फीचर्स अलग हो सकते हैं, स्पीड भी अलग हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक प्रकार के ही यहाँ पे सिमिलर प्रकार के व्हीकल है। तो कंपटीटर आपका ये जो हुआ वो डायरेक्ट कंपटीटर हुआ। लेकिन अगर वही कोई 3 व्हीकल वाला
मान लेते हैं ऑटो टेम्पो से तीर्थयात्री को कहा कि मैं आपको संस्थे से ले जाऊंगा यहाँ पे गंगा स्नान कराने, या फिर कोई है वो बोल रहा है बाइक से ही मैं आपको ले चलूँगा आपको तीर्थ यात्रा करवाने। पैसा का इधर उधर हो सकता है, ठीक है, पैसे का जो चेंजेज है वो हो सकते हैं। या फिर कोई तीर्थयात्री है और ट्रेन से जा रहे हैं गंगा स्नान करने, ठीक है। तो ये जो सारे चीज़ें हो गए, 3 व्हीकल हो गया, बाइक हो गया, ट्रेन हो गया, ये जो हुआ ये भी तो तीर्थयात्री को गंगा स्नान कराने ले जा रहे हैं, लेकिन ये जो हो गया ये आपका इनडायरेक्ट कंपटीटर हो गया। क्या हो गया? इनडायरेक्ट कंपटीटर। तो यहाँ पे हम लोग चलिए उसी चीज़ों को देखते हैं कि आपको कंपटीटर को एनालिसिस करने हैं तो आपको पहले क्या करने होंगे, कंपटीटर को डिटरमाइन करना होगा कि कंपटीटर कौन कौन है। तो कंपटीटर आपने डिटरमाइंड किया कि आपके जो ट्रेन वाला है, बाइक वाला है या फिर कार वाला है, वो सभी आपका कंपटीटर है। लेकिन आपको अब कंपटीटर को 2 भागों में डिवाइड कर देने हैं। पहले तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइड करने हैं, जो कि आप कर पाइएगा। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट कंपटीटर क्या है वो बताया गया है। तो डायरेक्ट कंपटीटर आर दोज डैट ऑफर ए प्रोडक्ट और सर्विस डैट कुड पास ए सिमिलर सब्स्टिट्यूट। जैसा कि जो आपका डायरेक्ट कंपटीटर होगा वो उसी प्रकार का प्रोडक्ट या सर्विस को ऑफ़र कर रहा होगा कस्टमर को, जो कि सिमिलर सब्स्टिट्यूट होगा। कार है तो हो सकता है कंपनी दूसरा हो, लेकिन कार ही होना चाहिए। साथ ही साथ डैट ऑपरेट इन योर सेम जोग्राफिकल एरिया, सेम भौगोलिक क्षेत्र में होना चाहिए। जैसे कोई पटना का है तो पटना में ही का होना चाहिए कंपटीटर। ये नहीं कि आप मतलब गंगा स्नान कराने जा रहे हैं हरिद्वार और गंगा जी तो बहुत जगह है, कोई अब गंगा स्नान कराने जाएगा पटना, तो अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं तो कंपटीटर आपका सेम हरिद्वार वाले ही प्लेस का होना चाहिए जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो। पटना वाले से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तो वो आपका हुआ डायरेक्ट कंपटीटर। एग्जाम्पल में यहाँ पे दे दिया गया है, मारुति सुजुकी हो गया, महिंद्रा जो कार को बनाती है। यहाँ पे मैंने एक सर्विस के माध्यम से बताया, यहाँ पे कार को बताने वाला है कि जैसे कोई कंपनी कार बना रही है तो उसका कंपटीटर कार ही वाला न होगा, उसका कंपटीटर बाइक वाला थोड़े होगा। बिल्कुल, तो कंपटीटर डायरेक्ट कंपटीटर क्या हो गया आपको पता चल गया है। अगला चीज़ जो है जो आपको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में आपको पता करने होंगे वो है कि कौन से, देखिए ऑन द ऑर्डर साइड इनडायरेक्ट कंपटीटर के बारे में आपको बताया गया है कि इनडायरेक्ट कंपटीटर जो होता है वही प्रोडक्ट तो प्रोवाइड करता है, लेकिन जो उसका जो क्या है साधन है वो सेम नहीं होने वाला है। वो जो कस्टमर को सेम सेटिस्फेक्शन और नीड तो प्रोवाइड करता है, बट उसका जो साधन जो है वो प्रोडक्ट है वो सेम नहीं होना चाहिए। बाइक हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, ठीक है, वो हो सकता है। जैसे कि अब बाइक वाला हो, टेम्पल वाला हो, वो भी तो ग्राहकों को इस शहर से उस शहर ले जाता है, लेकिन जो कार वाले हैं उसका ही बात अलग है। कार वाले भी सर्विस ले जा रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में गिनती में नहीं आएंगे, ठीक है। सेम प्रॉब्लम को दूर तो करे, नीड आवश्यकताओं कस्टमर का पूरा करे, बट उसका जो क्या व्हीकल है वो अलग होना चाहिए। आप इस प्रकार से मान सकते हैं। जैसे बाइक हो गया, बाइक बनाने वाली कंपनी, कार बनाने वाली कंपनी, आप मान सकते हैं कि ऑटो बनाने वाली कंपनी, टोटो बनाने वाली, ये सभी क्या हो गए इनडायरेक्ट कंपटीटर हो गया। अब देखिए नोट में आपको ये चीज़ याद रखने होंगे कि व्हेन कंपेयरिंग योर ब्रांड, आपको मतलब कंपटीटर का एनालिसिस करते वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कंपटीटर जो है वो डायरेक्ट कंपटीटर है। आपको फोकस करने हैं डायरेक्ट कंपटीटर पर। अगर आप कार के चालक हैं तो आप कार के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको कार वाले अदर कंपनी पर भी फोकस करने हैं, उसी पे फोकस करने हैं। आपको ऑटो वाले पे फोकस नहीं करने हैं। ऑटो वाले पे आप फोकस करने जाइएगा तो आपका जो माइंड है बहुत जगह बढ़ जाएगा और आप सक्सेसफुल नहीं हो पाइएगा। अब कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते वक्त आपको पहले तो आपने डिसाइड कर लिया, क्या डिसाइड किया कि कंपटीटर कौन है, डायरेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट कौन है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ये डिसाइड करने हैं कि जो आपका कंपटीटर है वो क्या
कौन से चीज़ ऑफ़र कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहा है, इस पे आपको सोच डालने हैं, प्रकाश डालने हैं, उस पर रिसर्च करने हैं। तो दूसरा स्टेप में क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट है वो कंपटीटर कौन सा ऑफ़र कर रहा है। तो पहले देखिए, क्या है बताना है। तो एट द हार्ट ऑफ एनी बिजनेस इट्स प्रोडक्ट और सर्विस। बोला गया है कि क्या है, बोला गया है कि किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का, उसका जो हृदय होता है, उसका दिल होता है, धड़कन होता है, उसका प्रोडक्ट ही तो होता है, उसका उत्पाद ही तो होता है। ठीक है, अगर आप कार बना रहे हैं तो कार ही तो आपका सब कुछ है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको पता करने हैं कि अगर कंपटीटर हो, आप हो, उस बिजनेस का प्रोडक्ट जो होता है वही उसका हृदय होता है, सबसे मेन चीज़ होता है, बाकी चीज़ बकवास होती है। मेरे पेरेंट्स, आप देख सकते हैं, you want to analyze your competitor complete product line and the quality of the product or service they are offering। आपको एनालिसिस करने होंगे कि जो आपका कंपटीटर है वो कौन से प्रोडक्ट लाइन में जा रहा है, क्वालिटी किस प्रकार का दे रहा है, उसकी जो सेवाएं है वो किस प्रकार का ऑफ़र दे रहा है, किसको, कस्टमर को, जो भी इच्छुक लोग हैं उनको, उस पर आपको ध्यान देने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब तीसरा में आप देख लीजिए क्या है। तो यू शुड ऑल्सो टेक नोट ऑफ देयर प्राइसिंग एंड डिस्काउंट दे आर ऑफरिंग कस्टमर। आपको कंपटीटर, अपने दुश्मन पे अगर नज़र रखना है तो उसको आपको ये भी नज़र रखना होगा कि आपका जो प्रतिस्पर्धी है वो कितने दाम पर प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, और डिस्काउंट भी ऑफ़र कर रहा है कस्टमर को, तो कब कब कर रहा है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। अब थर्ड स्टेप में क्या है, आपने 2 स्टेप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में पढ़ लिया। थर्ड स्टेप है कि रिसर्च, क्या करना है, रिसर्च योर कंपटीटर सेल्स टैक्टिक्स एंड रिजल्ट। अब आपको जो भी प्रतिस्पर्धी है उसके सेल पर फोकस करने हैं, सेल पे रिसर्च करने हैं, उसके परिणाम पे रिसर्च करने हैं। ठीक है, वो कौन कौन से टैक्टिक्स अपना रहे हैं उस पे रिसर्च करने हैं। आपको ये देखना है कि आपका जो कंपटीटर है वो क्या वो मल्टीपल लोकेशन पे प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहा है। तो आपको ये चेक करने होंगे कि वो जो मल्टीपल लोकेशन पे अगर बेच रहा है तो क्या उसको सब जगह लाभ हो रहा है। अगर सब जगह लाभ हो रहा है तो आप उन जगहों पे भी अपना सर्विस प्रोवाइड शुरू कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि इसको इस जगह पे फ़ायदा हो रहा है, इन तीनों जगह पे फ़ायदा नहीं हो रहा है, काम चलाऊ फ़ायदा हो रहा है, जितना पैसे इन्वेस्ट कर रहा है उतना ही, तो आप इन जगह पे नहीं आइए। जहाँ पे फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे आप भी जाइए। तो आप एक कंपटीटर कहाँ पे सेल कर रहा है उसका परिणाम को देखिए और उस प्रकार से अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। किस प्रकार का टैक्टिक्स अपना रहा है ये भी आपको देखना है कि वो जो मान लेते हैं कि वो जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ऑफलाइन सेल कर रहा है, ऑनलाइन सेल कर रहा है, या फिर कौन से प्रकार से अपना जो भी प्रोडक्ट है वो कस्टमर को सेल कर रहा हो, बेच रहा हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, क्या है, इस पर आपको रिसर्च करने हैं। तो इसी चीज़ को आप देख लीजिए। पहला क्या है, तो व्हाट चैनल दे आर सेलिंग थ्रू, किस माध्यम से वो बेच रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डू दे हैव मल्टीपल लोकेशन, क्या उसके पास बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे, हाउ डज दे गिव एन एडवांटेज, क्या वो अपना बिजनेस मल्टीपल लोकेशन पे स्टार्ट किए हुए हैं, और अगर किए हुए तो किस प्रकार से एडवांटेज में है, लॉस में है, क्या है, उस पर आपको पता करने होंगे। नेक्स्ट क्या है, डू दे हैव पार्टनर रीसेलिंग प्रोग्राम्स, उसके पास पार्टनर्स है जो कि उसके सेल को रीसेल प्रोग्रामिंग करवा रहा हो। पार्टनर्स भी तो ले लिए रहते हैं लोग सब ना, जिस एरिया में गए वहाँ के कुछ लोकल पार्टनर्स को हायर कर लीजिए। तो उन सब चीज़ों पे रिसर्च करना है। अगला चीज़ों पे आपको क्या अपने दुश्मन पर नज़र रखना है, तो व्हाट देयर कस्टमर रीजन फॉर नॉट बाइंग। अब ये भी पता करना है कि जो किस कारण से उसका कस्टमर उसे बाय नहीं कर रहा है, उसके सर्विस को ख़रीद नहीं रहा है, वो भी उसका जो उत्पाद है उसे ख़रीद नहीं रहा है, उस पर भी आपको यहाँ पे क्या करने हैं, तो नज़र रखने हैं। फिर अगला क्या है, व्हाट आर देयर रेवेन्यू ईच ईयर, व्हाट अबाउट टोटल सेल्स एंड वॉल्यूम, कितना फ़ायदा कमा रहा है आपका दुश्मन साल में,
कितना फ़ायदा हो रहा है, किस प्रकार से वो किस अनुपात में किस पर वॉल्यूम में अपने सेल्स को कर रहा है, उस पर आपको रिसर्च करने होंगे, पता करने होंगे। नेक्स्ट क्या है, डू दे रेगुलरली डिस्काउंट देयर प्रोडक्ट और सर्विस। मान लीजिए अब जो भी वो प्रोडक्ट बेच रहा है उस पर डिस्काउंट कब कब दे रहा है, क्या वो लगातार डिस्काउंट दे रहा है या फिर कोई दिवाली आ गया, होली आ गया, उस वक्त कस्टमर को डिस्काउंट ऑफ़र कर रहा है, जो कम दाम में लीजिए। सेल नहीं आती है अमेजन, क्या होता है जब होली आए तो सेल ला दिया, जब इंडिपेंडेंस डे हो तो सेल ला दिया, जब रक्षाबंधन हो तो सेल ला दिया, कोई दिवाली आया पर त्यौहार आया हिंदुओं का तो सेल ला दिया। किस प्रकार से वो आपको चेक करने हैं। अब क्या है, हाउ इन्वॉल्व इज ए सेल्स पर्सन इन दिस प्रोसेस। अब कोई भी मान लेते हैं अमेजन ही है तो सेल्स पर्सन जो डिलीवरी बॉय होता है उन सब चीज़ों पे भी किस प्रकार से सेल पर्सन है, प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है, किस प्रकार का वो प्रक्रिया अपना रहा है, इन सब चीज़ों पे आपको रिसर्च करने हैं। अब क्या है अगला स्टेप्स है कंपटीटर पर आपको नज़र रखने हैं। तो अगला स्टेप आपको करने होंगे, एनालाइज योर कंपटीटर्स मार्केट देयर प्रोडक्ट। आपने क्या क्या कर लिया, आपने अपने क्या है टारगेटेड और इनडायरेक्ट कंपटीटर को पहचान लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, तो उसके किस प्रकार का वो प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहा है उस पर आपने चेक किया। फिर ये आपने देख लिया कि आपका जो दुश्मन है वो किस प्रकार के लोकेशन पे कर रहा है प्रोडक्ट को सेल, किस प्रकार का टैक्टिक्स अपना रहा है उस पर देखा। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या है कि वो जो एनालाइज और कंपटीटर मार्केट देयर प्रोडक्ट, आपका जो दुश्मन है प्रतिस्पर्धी है वो अपने प्रोडक्ट या फिर उत्पाद का प्रचार किस प्रकार से कर रहा है। मार्केटिंग प्रचार प्रसार करना, प्रोडक्ट तो आपने बना लिया लेकिन आप कस्टमर को बताइएगा, मार्केटिंग कीजिएगा, तब ना वो आपके बारे में जानेंगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, अच्छा है बुरा है उसके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले अपने प्रचार करने से पहले आपको कंपटीटर के प्रचार प्रसार को समझना होगा, एनालाइज करना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, पहला क्या है, पहला है एनालाइजिंग योर कंपटीटर वेबसाइट्स। अब देखिए कोई भी व्यक्ति है आजकल के बिजनेसमैन तो वेबसाइट एक कॉमन हो गया है। फ्लिपकार्ट है तो उसका वेबसाइट है, अमेजन है तो उसका वेबसाइट है, साथ में कोई, अब कॉलेज को ही ले लीजिए, कॉलेज का हर एक कॉलेज का अपना अपना वेबसाइट आज बन चुका है। तो अगर आपका कंपटीटर है तो उसका वेबसाइट होगा तो आपको सबसे बेहतरीन जो माध्यम है कंपटीटर के मार्केट स्ट्रेटजी को एनालाइज करने का वो है क्या, वेबसाइट के माध्यम से। उसके वेबसाइट पे जाइए, चेक कीजिए कि वहाँ पे किस प्रकार का वो प्रोडक्ट दे रहा है, क्या ऑफ़र है, किस प्रकार के कस्टमर उससे जुड़े हुए हैं, कौन कौन से उस कस्टमर का जो रिव्यू है वो भी आप वेबसाइट से ही लगभग आपका आधा से ज़्यादा काम, लगभग 80-90% काम वेबसाइट से ही आपका हो जाएगा। सब कुछ आप किसी जासूस को भेजने की ज़रूरत नहीं है आपको। पहले होता था ना कि कोई युद्ध चल रहा है तो जासूस भेजिए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विस बिजनेस का बात हो रहा है तो आप उसके वेबसाइट पे ही नज़र बना लीजिए दुश्मन के, प्रतिस्पर्धी के, तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या क्या कर रहा है, किस प्रकार से लोग उससे संतुष्ट है या असंतुष्ट है, सब कुछ पता उसके वेबसाइट से ही चल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, तो देखिए एनालाइजिंग और कस्टमर वेबसाइट इज़ द फास्टेस्ट वे टू गॉज देयर मार्केटिंग एफर्ट्स। सबसे फास्टेस्ट और सबसे आसान तरीका है क्या, मार्केटिंग एफर्ट्स को पता करना कंपटीटर के वेबसाइट पर विजिट करके। टेक नोट ऑफ एनी ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स, कोई प्रोडक्ट है तो उसको आप नोट कर लीजिए। अब अगर कोई प्रोडक्ट है उसका URL आप कॉपी कर लीजिए, आपको फिर भविष्य में उसके उस वेबसाइट पे उस प्रोडक्ट को ही चेक करना है कि उसमें क्या क्या खासियत है। तो आपने URL कॉपी कर लिया तो आपका समय भी बचेगा, आप डायरेक्ट वो URL टाइप कीजिएगा और प्रोडक्ट डायरेक्ट आपके सामने आ जाएगा आपके प्रतिस्पर्धी का। अब क्या है, अब आपको ये भी पता करना है, मार्केटिंग में है तो आप अपने से ही समझ सकते हैं कि यूट्यूब चैनल है उसका क्या वो ब्लॉगिंग कर रहा है। अब देखिए क्या वह ई-बुक्स बेच रहा है या फिर वाइट पेपर्स। ई-बुक्स मतलब सॉफ्ट कॉपी जो हम लोग
PDF होता है ना, वो हो गया। वाइट पेपर तक मान सकते हैं कि ये आपका बुक हो गया। ऑफलाइन जो हम लोग कॉपी खरीदते हैं हार्ड कॉपी, वो हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको देखना है कि वो किस प्रकार के ई बुक्स कर रहा है, हार्ड कॉपी बना रहा है वगैरह वगैरह। डू दे पोस्ट वीडियोज़ और वेबिनार। अब आपको ये भी देखना है कि वो उसका मार्केटिंग कर रहा है, तो क्या वो वीडियो बना के मार्केटिंग कर रहा है, कोई वेबिनार करके मार्केटिंग कर रहा है। आजकल नहीं देखते हैं, बहुत सारी कंपनियां आती है और वेबिनार करती है, आप लोगों को कुछ कुछ सिखाती है और साथ में अपना प्रचार भी कर देती है। तो ये वेबिनार हो गया, ठीक है। अब देखिए, आर दे यूजिंग स्टैटिक विजुअल कंटेंट सच एज इन्फोग्राफिक्स और कार्टून। यहाँ पे है कि जो भी वो कंटेंट बना रहा है यूट्यूब पे ही बना रहा है, तो क्या उसमें ग्राफिक्स के माध्यम से बना रहा है, कार्टून के माध्यम से वो बना रहा है वीडियोज, या फिर कार्टून के माध्यम से ही पेपर में वो छपवा दिया कार्टून वगैरह वगैरह ये सब। अब देखिए, अगर उसका मान लेते हैं वेबसाइट है, तो क्या वह फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन उसमें डाले हुए हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ये होता है कि कस्टमर को जो जो समस्याएं होती है वो वहाँ पे दिया रहता है। जैसे आप मोबाइल भी खरीदिएगा ना अमेजन के वेबसाइट में, तो वहाँ पे FAQ सेक्शन रहता है। तो उस मोबाइल के बारे में कोई व्यक्ति होता है, कस्टमर ही होता है, पूछता है कि क्या इस मोबाइल में 4GB रैम है, क्या इसका कैमरा बहुत अच्छा है, क्या इसमें बोलते हैं कि जो भी चिप दिया गया है, क्या वो चिप जो है चाहे ग्लास ही है, क्या वो गोरिल्ला ग्लास का है। ये सब क्वेश्चन दिए रहता है, तो और उसके नीचे आंसर दिया गया रहता है। अमेजन या फिर जो भी वो मोबाइल कंपनी विक्रेता है वो आंसर देती है, हाँ जी इसका कैमरा बहुत ही अच्छा है, इस क्वालिटी का बना हुआ है। तो क्वेश्चन आंसर इसे ही बोलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कस्टमर पूछता है और उसका जवाब उसके नीचे दिया रहता है। इस पे आपको नज़र बनाने हैं कि जो भी आपका दुश्मन है वो अगर ऐसा कर रहा है तो आप भी ऐसा कीजिए। अब देखिए, डू यू सी प्रेस रिलीज। अगर जो भी आपका कस्टमर है, कोचिंग वाले को ही ले लीजिए। कोचिंग वाले क्या करते हैं, तो प्रथम पेज पे ही अपना प्रचार, IAS UPSC वाले कोचिंग को दीजिएगा ना, तो लोग लाख लाख रुपया खर्च कर देते हैं कोचिंग के प्रचार करने में ही। फर्स्ट पेज पे ही बड़ा बड़ा उस कोचिंग का नाम, इतना बच्चा सेलेक्ट हुआ है। तो यही प्रेस रिलीज वो करवाता है। तो ये सभी चीज़ हो गई, ठीक है, प्रेस रिलीज हो गया। अब प्रेस रिलीज जैसे BJP वाले को देखिए, तो जब भी कोई चीज़ें जनता को बतानी होगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। कोई चीज़ें कांग्रेस वालों को बताने हैं तो मीडिया वालों को बुला लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन यहाँ पे प्रेस रिलीज अखबारों से लिया गया है, आप उस प्रकार से भी समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, एनालाइजिंग योर कस्टमर प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग। और कस्टमर दुश्मन के स्ट्रेटजी को समझना है कि किस प्रकार का मार्केटिंग कर रहा है। तो आपको ये भी देखना होगा कि वह ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग कर रहा है, ठीक है। उसका जो कैंपेन है ऑनलाइन जा रहा है, ऑफलाइन जा रहा है, किस प्रकार से वो चल रहा है उसका कैंपेन। अब पांचवा स्टेप क्या है मेरे प्यारे साथियों, पांचवा स्टेप देखिए, कस्टमर के प्रतिस्पर्धी के मार्केटिंग पे भी हमने देख लिया। तो कंपटीटर को एनालिसिस करना है, तो पांचवा स्टेप में आपको करने होंगे क्या, तो लर्न व्हाट टेक्नोलॉजी स्टैक कंपटीटर्स यूज। आपको ये देखना होगा कि जो कंपटीटर है वो किस प्रकार के टेक्नोलॉजी समूह का उपयोग कर रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी तो रखनी होगी। अगर वो जिस प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है वो बेहतरीन से बेहतरीन है, तो वही टेक्नोलॉजी आप भी अपनाइए, ठीक है। आप भी एंटरप्रेन्योर है तो अपने प्रतिस्पर्धी से भी कुछ सीखिए, कौन सा उसका टेक्नोलॉजी है जो अच्छा से अच्छा है, तो आप भी वही टेक्नोलॉजी उपयोग कीजिए। तो टेक्नोलॉजी को के समूह को भी एनालाइज करना कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में आता है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए, अंडरस्टैंड करना है, समझना है आपको। व्हाट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी और कंपटीटर्स यूज, किस प्रकार के तकनीकी का उपयोग कर रहा है आपका प्रतिस्पर्धी।
and use can be critical for helping your own company reduce friction and increase momentum within your organization। अब इससे क्या होगा उस कि आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन के पता आपको चल गया तो आप उसको कम कर दीजिएगा। अब आपका अगर टेक्नोलॉजी ही बहुत ही बेहतर होगा तो आपका सेल जो होगा उसका मोमेंटम बढ़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं फ्लिपकार्ट का अगर वेबसाइट है और वो फ्लिपकार्ट जब सेल चालू होता है उस वक्त अगर वो वेबसाइट काम करना बंद कर दे तो उसमें कुछ फ्रिक्शन आ जाए तो क्या फ्लिपकार्ट उतना अच्छा से कस्टमर को प्रोडक्ट सर्विस बेच पाएगा? नहीं। तो टेक्नोलॉजी अच्छा होना चाहिए। जो भी मान लेते हैं ड्रीम11 है, ड्रीम11 पे आप लोग क्या करते हैं, कंटेस्ट ज्वाइन करते हैं। अब कंटेस्ट ज्वाइन करने के वक्त लास्ट समय पे जब आपका मैच स्टार्ट होने वाला होता है तो टाइम आपका समाप्त होने वाला, उस वक्त हैवी ट्रैफिक हो जाता है। तो कभी कभी शुरू में ड्रीम11 काम करना बंद कर देता था अंतिम के 1-2 मिनट में, क्योंकि इतना ट्रैफिक हो गया कि उसका सिस्टम में लैग कर जाता था। ठीक है, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने सिस्टम को इतना अच्छा कर दिया है, टेक्नोलॉजी इतना अच्छा लगा दिया है कि अब कितने भी ट्रैफिक आ जाए, एक बार में करोड़ों लोग, लाखों लोग एक समय पे ही वहाँ पे ड्रीम11 में कंटेस्ट ज्वाइन करते हैं। उसके बावजूद भी उसका टेक्नोलॉजी इतना बेहतर और फास्ट बना दिया है कि कोई समस्या नहीं होती है। किसको? तो प्लेयर्स को, जो भी अभ्यर्थी वहाँ पे ड्रीम11 खेलने वाले लोग होते हैं उसको। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको टेक्नोलॉजी पे तो बहुत ध्यान देने होंगे। छठा क्या है, तो एनालाइज लेवल ऑफ इंगेजिंग योर कंपटीटर्स कंटेंट। अब आपको छठे स्टेप में कंपटीटर्स का कंटेंट ही तो मेन होता है ना, इस पे आपको क्या करने, नज़र बनाने, विश्लेषण करना है। लेवल ऑफ इंगेजमेंट ऑफ योर कंपटीटर्स कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे टू गॉग हाउ इंगेजिंग योर कंपटीटर्स कंटेंट इज टू देयर रीडर्स, यू विल नीड टू सी हाउ देयर टारगेट ऑडियंस रिस्पॉन्ड टू व्हाट दे आर पोस्टिंग। अब आपको ये पता करने हैं कि आपका जो कंपटीटर्स जो है वो अपने रीडर्स से किस प्रकार से इंगेज कर रहा है, रीडर्स जो है वो किस प्रकार टारगेट ऑडियंस, अब रीडर्स उसका हो गया कस्टमर, वो किस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर वो कोई भी पोस्ट लिखता है, मान लीजिए कोई यूट्यूब पे ब्लॉग ही डालता है, तो उसका कस्टमर किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, उस पर आपको नज़र रखने हैं। ठीक है, अब चेक योर एवरेज नंबर ऑफ कमेंट्स। वही है, यूट्यूब पे वीडियो मान लीजिए डाला तो कमेंट किस प्रकार से आया, 100 आया तो आपको ये भी देखना है कि शेयर कितने आए, लाइक्स कितने आए, कहाँ उसमें कौन सा पॉजिटिव कमेंट है, कौन सा नेगेटिव कमेंट है, मिक्स वाला कौन सा है। सब फ्लिपकार्ट अमेजन पे आपको मिल जाता है, प्ले स्टोर पे ही। जैसे प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है तो उसमें देखिएगा तो आप लोग एक रेटिंग वाले स्टार को भी आप चेक कर सकते हैं, सेकेंड स्टार को भी आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। कोई 5 स्टार दे दिया यानी बहुत अच्छा कहा है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो यही चीज़ है, अगर कोई वीडियो डाल रहा है यूट्यूब पे तो कमेंट को चेक कीजिए, वहाँ पे भी प्ले स्टोर पे भी ऐप में भी रिव्यू रहता है यहाँ पे कैंडिडेट का, वो आप चेक कर सकते हैं। इस पे आपको नज़र बनाने हैं, ये बताया गया है छठा स्टेप में। ठीक है, अब यहाँ पे अब जो भी चीज़ बचा ये सब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब प्रचार का माध्यम है, ये सब बताया गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में इन सब चीज़ों टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि SWOT एनालिसिस के बारे में क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।